तो एक जीवन है आपके पास, यू हैव गॉट जस्ट वन लाइफ, ठीक है। अब उसमें क्या है कि एक नौकरी बहुत ज़रूरी है, या परिवार का खर्च चलाने के लिए एक स्रोत चाहिए इनकम का, राइट। तो कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, है ना, किसी का कुछ पेशा होता है। तो हम लोग जो 15 to 17 ईयर्स पढ़ते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम क्लास 1 एंड वी गो अप टू ग्रेजुएशन। नाउ सम पीपल स्टार्ट इवन बिफोर क्लास 1। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं 1 के भी पहले, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तब क्लास 1 तक आते हैं। सो इट इज़ अराउंड 15 to 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। 15 से 18 साल का एक एक जर्नी है, यात्रा है। और क्यों है? दो ही तो पर्पस होते हैं। एक क्या बनना? अच्छा इंसान बनना, एजुकेटेड, है ना। एजुकेटेड मतलब समझदार। और दूसरा क्या? गुड पोस्ट, पोजीशन पे क्या करना? पहुंच जाना। अब मैं ये कहानी इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये बहुत ही सुंदर अवसर है। दिस इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, a golden opportunity. SSC CGL is a golden opportunity. Why? SSC CGL एक ऐसा एग्जाम है जिसका सिलेबस देखिए सब स्कूल लेवल का है। सब क्या है? स्कूल लेवल का। और आंसर्स लिखने भी नहीं है आपको एग्जाम में, वो ऑलरेडी आपको आंसर्स देते हैं। आपको सही आंसर आइडेंटिफाई करना है और उसको क्या करना है? मार्क करना है। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। वेदर यू आर इंटेलिजेंट और नॉट डजंट मैटर। तेज है कि नहीं है मैटर नहीं करता। इसलिए क्योंकि अगर कोई जटिल चीज होती है ना, कॉम्प्लेक्स चीज होता है, वहां पे इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको क्लास 12th की 11th की बीएससी में आपको फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, वहाँ इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। मैथ्स पढ़ना हो, वहाँ इंटेलिजेंस की ज़रूरत हो। लेकिन जो सिलेबस है एसएससी सीजीएल का, आप देखिए एक मज़ेदार बात, एसएससी सीजीएल का ही सिलेबस एसएससी सीएचएसएल का है, एसएससी एमटीएस का है। एमटीएस कौन सा एग्जाम होता है? 10th पास एग्जाम होता है ना। कोई अंतर है? सेम सिलेबस, सेम चीज, सेम क्वेश्चन, सेम स्टैंडर्ड। और आंसर लिखना नहीं है, आंसर आपको सिर्फ दिए हुआ है, पहचान के क्या करना है? मार्क कर। बिना इंटेलिजेंस, मतलब इसमें इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंसी की जरूरत है। तो अगर इंटेलिजेंट आदमी होगा उसको भी चीज समझ में आएगा, जो नॉट सो इंटेलिजेंट आदमी है उसको भी ये समझ में आएगा। इसमें कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि रोज 8-9 घंटे की जब पढ़ाई करते हैं ना, तो छोटी चीज है, लिमिटेड चीज है, थोड़ी चीज है, वो आपके मसल मेमोरी में आ जाता है। आप इतनी उस पर अभ्यास कर देते हैं, यू गो थ्रू देम सो मेनी टाइम्स दैट इट कम्स इनटू योर मसल मेमोरी, राइट। वो जो प्रैक्टिस है, वो जो कंसिस्टेंसी है, वही एग्जाम में काम आता है, बाकियों से ज्यादा स्कोर करना, ठीक है। अच्छा, मैं यह कई वर्षों से करता आ रहा हूँ। बहुत ही ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनको कुछ नहीं आता, किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता, गांव से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ नहीं आता, ना इंग्लिश, ना मैथ्स, ना रीजनिंग। ऐसे लोग भी 11, 12, 13 महीने में पढ़ के और एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर जा रहे हैं। और एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करने पर एक बड़ा अधिकारी बन रहे हैं आप। इसीलिए मैंने कहा यू हैव गॉट जस्ट वन लाइफ, तो कुछ ठीक ठाक करिए। एसएससी सीजीएल मतलब मिनी आईएएस। सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी ऑफिसर बनते हैं, विच इज अ बिग डील, बड़ी बात। पीसीएस के एग्जाम से आप क्या बनते हैं? स्टेट में अधिकारी बनते हैं ना। यहाँ पे भी 4600 ग्रेड पे होता है ना, लेकिन वहां सेंट्रल गवर्नमेंट में आप 4600 ग्रेड पे जाते हैं जब आप एसएससी सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, है ना, सीबीआई, सब में ग्रुप बी बड़े अधिकारी, सीबीआई इंस्पेक्टर या एनफोर्समेंट ऑफिसर या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इन सब पदों पे जाते हैं आप, ठीक है। तो सुन, मतलब अच्छा लगेगा जब आप सोचेंगे तो कि यू कैन डू इट इजिली। आप इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो क्या हो, कठिन हो, जटिल हो। स्पेशली जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, 4 लोग, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। देखिए, जब मैं यहाँ बोल रहा हूं तो मैं, ऐसा मत सोचिएगा कि क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, उसका एक बिजनेस एंगल होता है, तो आई एम ट्राइंग टू सेल माई सेल्फ और आई एम ट्राइंग टू सेल माई कोर्सेज, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो हम लोग जब 4 लोग पढ़ाते हैं ना,
तो हम लोग इतना इन्वेस्टेड हैं अपने कोर्स में, एक ही चीज के लिए पढ़ाते हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए, और 14 घंटा 15 घंटा आप भी रोज पढ़ाएंगे अगर, और वर्षों से, मुझे तो पढ़ाते हुए टीचिंग प्रोफेशन में मैं 2003 में आया था, 21 साल हो गए, 21 ईयर्स। केवल एसएससी सीजीएल से मेरा जुड़ाव 2007-8 से, 8 से लेकर के 24 कितना होता है, 16 ईयर्स होता है ना। तो जब आप किसी एक ही चीज में इतना इन्वेस्टेड होते हैं तो जाहिर सी बात है आप महारत हासिल हो जाता है आपको, यू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ दैट थिंग, राइट। क्योंकि हम 4 लोगों का यही काम है दिन रात, इसी पे हमारा रिसर्च है, यही टीचिंग करनी है, यही लोगों को बताना है। तो हम इस चीज के उस्ताद हो गए हैं, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरे देश में हमसे बड़ा कोई मठिया नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए। वी आर द बेस्ट। देखिए, बेस्ट होने के लिए बहुत चीज चाहिए होता है। एक तो एज अ टीचर आपको बहुत बड़ा स्कॉलर होना चाहिए, बहुत विद्वता होनी चाहिए। फिर आपके पढ़ाने की शैली बहुत क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि हर चीज क्या लगे, इजी लगे। लेकिन ये भी काफी नहीं है, इन सब के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है कि कितना जज्बा है, कितना झोंके हैं अपने आप को स्टूडेंट्स के लिए, हाउ मच कमिटेड यू आर टुवर्ड्स योर स्टूडेंट्स। ये जब चीजें मिलती हैं तब यू बिकम द बेस्ट, राइट। तो कमिटमेंट, स्कॉलरशिप, तैयारी, प्रिपरेशन, रिसर्च, ये सब मिलके वी आर द बेस्ट, ठीक है। तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आपने जो फैसला लिया ना एसएससी सीजीएल का, दिस इज द बेस्ट, बिकॉज आज इस समय देश के अंदर जो भी समझदार बंदा है ना, वो एसएससी सीजीएल जरूर लिख रहा है। क्योंकि एसएससी सीजीएल में जो आप पद पे जा रहे हैं, जो पोजीशन मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो कौन से, पीसीएस में भी नहीं है। पीसीएस में भी एक आध पोस्ट छोड़ दीजिए तो कोई उसके मुकाबले का। इसके बाद एक ही चीज आती है कि आप यूपीएससी एग्जाम लिख करके सीधे क्या बनिए, सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप ए ऑफिसर बनिए। वैसे सीजीएल वाले ग्रुप ए ऑफिसर बनते हैं प्रमोशन से, किसी को 10 साल, किसी को 13 साल, किसी को 15 साल लगते हैं, बन तो ये भी वही जाते हैं। पर यूपीएससी के थ्रू आप 10 साल, 13 साल, 15 साल की जरूरत नहीं पड़ती है, यू इमीडिएटली गो टू दोस पोस्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर मान लीजिए एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर लेते हैं, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हो जाती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वीकेंड ऑफ रहता है, आपको मालूम है ना। बाकी बहुत सारे पेड लीव्स होते हैं, जैसे 30 अर्न लीव होता है, 8 कैजुअल लीव होता है, 40 एचपीएल हाफ पे लीव होता है, 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होता है, 2 सिक लीव होता है, 8 कैजुअल लीव होता है। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे, प्लस फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें ऑफ रहता है कि नहीं। तो पूरे वर्ष में 170-180 दिन की मतलब का काम है, बाकी छुट्टी है। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए आईएएस वाला, तो उसमें एक सीसैट का पेपर होता है ना, उसकी तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं अगर आपने क्या कर लिया, सीजीएल कर लिया तो। प्लस जीएस में आपका एक बेसिक नॉलेज या फाउंडेशनल नॉलेज तो हो गया ना अब, ठीक है ना, इतनी समझ आ गई कि क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, क्या बातें होती हैं उसमें। प्लस जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, you see many things happening right before your eyes. Like some people know how administration works by reading books, but you can see administration happening right before your eyes. आप आंखों के सामने देख सकते हैं किस तरह प्रशासन चल रहा है, कैसा सरकार चल रहा है, कैसे। तो एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, आप बुद्धिमान हो जाते हैं, आपके सोचने समझने का तरीका क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब वो बुद्धिमानी काम में आती है आपके आगे के पढ़ाई में, क्योंकि आपको मालूम है कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जिसको आप किताब से देख के आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको किताब दे दिया जाए और कहा जाए एक इस क्वेश्चन का क्या करिए, आंसर लिखिए, आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें आपकी जो ओरिजिनल थिंकिंग है, आपका जो एनालिसिस है, वही काम में आने वाला है। वो किसी किताब में उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो यू आर रियली you are to be congratulated for this decision that you have made. You have taken this decision that you will prepare for एसएससी सीजीएल एग्जाम। बहुत अच्छा डिसीजन, निर्णय है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है ना कि भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए भाई। किसी भी यात्रा में आप, जैसे सिंपल सी बात सोचिए, अगर आप यहां से निकल गए हैं अयोध्या धाम के लिए, फिर रास्ते में गए मथुरा चलने गया, फिर थोड़ी देर बाद मन करे चलते हैं हरिद्वार, क्या होगा, कहां पहुंचेंगे आप? कहीं नहीं पहुंचेंगे।
ना अयोध्या धाम पहुंचेंगे, ना मथुरा पहुंचेंगे, ना हरिद्वार पहुंचेंगे। तो ये सब नहीं करना है डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपने तय कर लिया है, वंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल राइट दिस एग्जाम, यू शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर एग्जाम्स। जैसे रेलवे का भर्ती आ गया, कि पुलिस का भर्ती आ गया, कि सिपाही का भर्ती आ गया, कि किसका भर्ती आ गया, ये सब चीज में नहीं फंसना है, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा ना? ये है। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर लोग तो एसएससी सीजीएल के लिए ही आए हैं। कितने लोग हैं जो एसएससी सीजीएल के लिए नहीं आए हैं? नहीं आए हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आया, सब एसएससी सीजीएल के लिए आए हैं। चलिए, तो एसएससी सीजीएल की जो तैयारी है ना, 10 महीने की तैयारी है, और हमारे पास एग्जैक्टली 10 महीने हैं बिफोर द 2024 एग्जाम। अक्टूबर में एग्जाम है ना, तो 9 महीने इफेक्टिवली है ना। पर आज कौन सी तारीख है? 22 है। 9 महीने कुछ दिन है ना। और उधर अक्टूबर में जो है, जरूरी नहीं हो ही जाए, नवंबर में भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं? तो वी हैव एग्जैक्टली एज मच टाइम एज वी नीड, जितना हमें समय चाहिए उतना हमारे पास है, ठीक है ना? देखो, मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि जब भी हम लोग शुरू करते हैं ना, तो जोश बहुत रहता है आपके अंदर, पर धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है, किसी की तबीयत खराब हो गई, या किसी के घर चला गया काम में, कोई फेस्टिवल में उलझ गया, ये भी डिस्ट्रैक्शन हैं बहुत बड़े, है ना? ये सब बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी आपके क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो इन सब से अपने आप को स्वस्थ रखना, यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट, एंड फॉर 1 ईयर you have no functions, you have no festivals, nothing। 1 साल तक कोई फंक्शन नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं। इसके बाद खूब, समझ में आ रहा है ना, खूब मजा आइए, मजा करिए, कोई दिक्कत, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग हैं who have not graduated yet, अभी भी ग्रेजुएशन नहीं किए। तो अभी जो ये समय है 10 महीने का, इसके बाद आप तैयार हो गए, अब आपको यहाँ इलाहाबाद में रहने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो बैक होम। अब कहाँ जा सकते हैं? घर पे। आप वोकैबलरी इन्हांस करते रहिए, रीडिंग को, लिसनिंग को, इंग्लिश के साथ जो आपका समय उसको देते रहिए, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस बनाए रखिए। आप अपने जीएस के ज्ञान को और क्या करिए, इन्हांस करिए, ताकि स्कोर आपका 330 है तो 340 हो जाए, 350 हो जाए, 350 से 360 हो जाए। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन इन्हांसिंग योर स्कोर, फिर आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, ये है। तो अब जब आप मेरे पास आते हैं ना, तो उसका रीजन है, आपको मालूम है कि आई कैन गाइड यू, आई कैन टेल यू द राइट थिंग्स, कि भाई क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तभी तो आप यहाँ आए हैं। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ आने के बाद भी अपना दिमाग लगाने लगे, तो यहाँ आने का क्या फायदा? कोई फायदा है? लेकिन बहुत लोग दिमाग लगाने लगते हैं, उनको लगता है, वो कहीं वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब, या कहीं किसी से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप शुरू में मैथ्स को समय नहीं दे सकते, रीजनिंग, जीएस को आप खुद से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वोकैबलरी को सीखने का एक खास तरीका है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब पता चला कि आपने मेरी बात नहीं मानी, अरे आओ थोड़ा ऐसा भी कर लेते हैं, आओ थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं। तो पता चलता है कि जब 4-5 महीने गुजर जाते हैं, तब समझ में आता है कि मैं क्यों कह रहा था। फिर पीछे मुड़ के देखते हैं आपका, अरे गलती हो गई। फिर आप जर्नी कहां से शुरू करते हैं? यहां से। इसका कोई फायदा है? तो ये बहुत ही विनम्र निवेदन है आपसे कि डू नॉट ट्राई टू बी चाणक्य, बिकॉज यू आर नॉट चाणक्य, ठीक है? चाणक्य बनने की कोशिश मत करिए। मैं कह रहा हूं, हमने जिंदगी फूंक दी है किसमें? इस चीज में। मैं कितना पुराना टीचर हूं इससे अंदाज लगाओ। जब मैं नौकरी कर रहा था, तो 6th क्लास में था गगन प्रताप, 6th 7th में, 2010 में, है ना? अभी भी 11th में था अभिनय, और वो एग्जाम की तैयारी कर रही थी, बैंक का एग्जाम देती थी नीतू सिंह, जब मैं नौकरी कर रहा था। सोचो, तो मैं जितना दिखता हूं उससे बहुत क्या हूं, बूढ़ा हूं, ठीक है ना? बहुत बूढ़ा हूं, है ना? 2003 में 4 में 200 लोगों को मैंने नौकरी दिया था,
पढ़ा करके अपने, और चारों सब्जेक्ट, ये नहीं कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, चारों मैं पढ़ाता था। एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में 200 लोगों को मैंने नौकरी दी थी। उस समय मैट्रिक लेवल पे होता था वो एग्जाम। तो जो क्या होता है कि कई बार दूर का ढोल क्या होता है, सुहावन लगता है। तो जैसे मैं सहज उपलब्ध हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो आपको लगता है शायद ये इतने बड़े इंसान नहीं है, पर ये गलत फहमी है ना। हाँ, तो जो मैं बताऊंगा वही बेस्ट है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो उससे तो टीचर सीख रहे हैं, वो सब लोग सीरियसली, मैं जो बोलता हूँ वो सुनते हैं ध्यान से कि क्या बोल रहे हैं, उनसे सीखते हैं, फिर वो आपको कभी आके क्या करेंगे बताएंगे। मैं आपको सीधे ही बता रहा हूँ कि क्या करना है भाई, इतना एक्सपीरियंस। पहली बात कि मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, यू नो इट, कि मैंने खुद ही ये एग्जाम क्या किया हुआ है, निकाल लिया हुआ है ना। आई वॉज वन ऑफ द रैंकर्स। अब जब आप खुद एक वन ऑफ द रैंकर्स होते हैं, टॉप रैंकर्स, तो आपका एक अलग ही क्या होता है, एक्सपीरियंस, अनुभव होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि मैं आप ही की तरह का हूं, मैं भी क्या है, पूरी तरह से हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का, गांव से, पढ़ने में एकदम फिसड्डी। तो जो मेरा अनुभव है ना, वो एकदम बिल्कुल आपके लिए क्या मैं बैठेगा, सटीक बैठेगा। तो एक तो मैं खुद ही, मेरी यात्रा रही है इस एग्जाम में। दूसरा, आपको ये सब मालूम है कि मैंने कितने लोगों को एसएससी सीजीएल में क्या किया है, क्वालिफाई करा। अभी जब लोग जॉब में जाते हैं तो उनको ज़्यादा पता चलता है। अभी जैसे आप जॉब में जब जाएंगे, आपकी नौकरी हो जाएगी, तो वहां जाने पे आपको एक सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि जब आप वहां जाके केवल ऐसे कभी कहेंगे श्रीकांत सर नाम लेंगे, तो वहां पे 7-8 लोग और कहेंगे अरे श्रीकांत सर को कैसे जानते हो, क्योंकि आपको मालूम चलेगा वो पहले ही क्या है, वो पढ़ चुके हैं, आपके साथ ज्वाइन भी कर ले, चाहे किसी भी स्टेट के हों, तो मुझे जरूर जानते हैं कि हाँ मैं श्रीकांत सर से पढ़ा हूं। तो आपको असली सरप्राइज वहां मिलेगा कि अरे बाप रे कितने लोग पढ़ते हैं। तो बहुत आसान एग्जाम है, और एकदम गेटेबल चीज है, मतलब एक ऐसी चीज है जो एकदम हासिल कर सकते हैं आराम से। हाँ, ये सिविल सर्विसेज ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत है और बहुत ही प्रयास है। भाई सिविल सर्विसेज में कितने पोस्ट होते हैं, लेस देन 1000, 1000 से कम ही होता है, कभी 632, कभी 700, कभी ऐसे 800। और उसमें क्या है कि प्रिपरेशंस जो हैं उसकी, भाई जितने भी देश के अंदर प्रोफेसर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, जजेस, बैरिस्टर्स, सब लोग, लॉयर्स, सब क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को पहले से क्या कर रहे हैं, उस तरफ ओरिएंट कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, सिविल सर्विस। तो उसमें थोड़ी दिक्कत है, अनिश्चितता बहुत है ना। लेकिन ये चीज ऐसा है जो गेटेबल है, कोई भी आदमी जो उठ के गांव से चला आया हो, जिसने कभी कॉपी किताब ना छुआ हो 3 साल में, वो भी इसको क्या कर सकता है, कर सकता है 10-11 महीने में। बट 2 चीज चाहिए आपको। पहला, क्या करना और कैसे करना है एक सही आदमी बता दे आपको, वही करना पड़ेगा आपको। अगर उससे भटक जाएंगे आप, इफ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, दिक्कत है। पहला तो कि आपको मालूम होना चाहिए क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और दूसरा वो करना ही है, लो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप किसी वजह से आप उसको, अगर उस सिलसिले को तोड़ रहे हैं, इफ यू आर ब्रेकिंग दैट रूटीन, दैट्स डेंजरस। समझ में नहीं आ रहा है? तो ये है। तो अब एक जीवन मिला है, यूपी पुलिस में सिपाही बनेंगे अगर आप, यूपी पुलिस में भाई आईपीएस तो बन सकते हैं ना भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्व करने के 2 तरीके हैं, एज एन ऑफिसर और एज ए फुट सोल्जर। अब जीवन एक है, तय कर लीजिए, है ना। समझ नहीं आ रहा है? घर के लोग बहुत परेशान करेंगे आपको, यू नो व्हाई। आपके घर के लोग आपके दुश्मन है नहीं, पर दुश्मनी वाला काम जरूर कर देते हैं, वो आपके हित में ही सोचते हैं। जैसे उनका क्या है, घर के लोगों का सोचना कि भाई किसी भी तरह से इसको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, छोटी चाहे बड़ी, वो इस चक्कर में रहते हैं। तो वो बेचारे आपसे ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि जितने भी फॉर्म्स निकल रहे हैं सबको क्या कर दो, फिल कर दो, साथ में बीएड भी करते रहो, साथ में डी फार्मा भी करते रहो, कुछ कर, मतलब सब इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं ये सब, कि इधर फेल हो गए तो इधर कुछ करेंगे, इधर फेल हो गए तो इधर कुछ करेंगे। लेकिन उनको ये बात नहीं पता चलता है कि दुनिया में कोई भी काम
पूरा समर्पण मांगता है। इट रिक्वायर्स टोटल डेडिकेशन फ्रॉम योर साइड। वो बेचारे आपको उलझा देंगे, आपको पैसा देंगे कि जाओ एसएससी सीजीएल की कोचिंग करो, और साथ में आपको और भी भिड़ा देंगे कई जगह। कहेंगे देखो अब पुलिस आ गया, आप कर लो, ये देखो बीएड का एग्जाम है यहाँ चले जाओ, अब डी फार्मा कर लो। समझ रहे ना? तो उनको इतनी समझ नहीं है, क्योंकि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो उनकी सोच गलत नहीं है, दे आर थिंकिंग इन योर इंटरेस्ट, वो आपके हित में सोच रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज they have no idea how it works because they are not part of this journey, they are not part of this process. तो उनसे सावधान रहिएगा, वरना बर्बाद कर देंगे घर वाले। मतलब रिफ्यूज कर दीजिएगा सीधा कि आई एम डूइंग वन थिंग एंड आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग एल्स। एक चीज कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। तो देयर शुड बी टोटल डेडिकेशन फ्रॉम योर साइड। आपके साइड से पूरा पूरा क्या होना चाहिए? डेडिकेशन। और मैं आपको आजकल नया नियम निकला है कि गारंटी शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट में। तो एडवर्टीजमेंट तो है नहीं, क्लास है, बट आई गारंटी यू आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यू विल बी सिलेक्टेड 100%। जस्ट डू व्हाट वी आर टेलिंग यू टू डू। जो हम कह रहे हैं उतना क्या है करना है आपको, बस इतना आसान है कि हम तो परेशान हैं, हम तो हंसते हैं इस बात पर कि आप पेपर देखिए। आपने टियर 2 का पेपर देखा है ना? नहीं देखा है तो अभी हम लोग टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं, मैं भेज रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उसमें पेपर भेजूंगा, आप देखिएगा। टियर 2 का पेपर देखिए आप, 390 नंबर का एग्जाम है, 390। अब 315 नंबर पर आदमी इंस्पेक्टर बन जा रहा है, 331 नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मतलब ऐसा लगता है देश में पढ़ने वाले हैं ही नहीं। मतलब इतना आसान एग्जाम है, इट इज सच एन इजी एग्जाम। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन पेपर एंड सी द कट ऑफ। इतना आसान एग्जाम है। और पता है इसके ऐसा क्यों हो रहा है? लोग क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं या लोग क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन ऑनलाइन। आप ऑनलाइन तैयारी नहीं कर सकते। ऑनलाइन जानते हो किसके लिए? 80% तैयारी हो गई है आपकी, आप ऑलरेडी 300 कर रहे हैं, तो 300 से 340 जा सकते हैं आप ऑनलाइन कोर्स करके। जो आदमी ऑलरेडी सब अच्छा कर रहा है, मतलब 80% उसका प्रिपरेशन हो चुका है, वो आदमी सब कुछ जानता है। वो बीच में थोड़े गैप्स हैं वो भर जाते हैं, प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करने या चीज़ों को देखने का अप्रोच थोड़ा क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो फिर वो 300 से 340 पहुंच जाते हैं। बट ऐसे कितने लोग हैं? बहुत कम। हाँ, 1-2% लोग ही होंगे ऐसे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, है ना? और अगर आपका मीडियम हिंदी है तब तो आप कदापि नहीं कर सकते क्या ऑनलाइन। ऑनलाइन कभी नहीं कर सकते और ऑफलाइन भी नहीं कर सकते अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो। जानते हैं क्यों? अंग्रेजी सिखाना संभव ही नहीं है। दुनिया में कोई किसी को इंग्लिश नहीं सिखा सकता। और आप कोई भी कोर्स उठा के देख लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़िए, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, सब एक ही चीज पढ़ाएंगे आपको। कोई इंग्लिश नहीं पढ़ाता, सब इंग्लिश के रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग पढ़ाते हैं कि नाउन है सिंगुलर है या प्लुरल है, सिंगुलर के साथ ये सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब, प्लुरल के साथ प्लुरल कंपैटिबल वर्ब, ये आर्टिकल के इस्तेमाल से रिलेटेड रूल्स हैं, ये एडजेक्टिव ऐसे ऐसे इस्तेमाल यहाँ किया जाता है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नियम है। कोई इंग्लिश आपको सिखाता नहीं है। एवरीबडी इज टीचिंग यू द रूल्स ऑफ करेक्ट राइटिंग। उसका इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है। वो बंदा क्या है, बच्चा उसको पढ़ता है, उसी की खूब प्रैक्टिस करता है, देखता है रूल कहीं अप्लाई हो गया तो हो गया, नहीं तो इसे भकुआया बैठा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है? अब उसके पास कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है, खूब रट्टा मारता है शब्दों का कि चलो कुछ एंटीनियम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, बेचारा उसमें कुछ कर लेगा। एक्टिव पैसिव नरेशन आसान रहता है, वो कर लेता है। तो बड़ी मेहनत के बाद बेचारा जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट जिसको इंग्लिश नहीं आती है, बंगाली या उड़िया मीडियम है, वो कहाँ तक पहुंच रहा है? 70% पहुंच जा रहा है। पर 70% और 75% से कुछ होने वाला नहीं। ये गेम 100% का है। इतना आसान है इंग्लिश का पेपर, 8वीं 9वीं का बच्चा भी कर लेगा अगर मीडियम उसका क्या है, इंग्लिश। अगर अच्छा इंग्लिश उसको आता है, किसी इंग्लिश मीडियम प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको पेपर दे दीजिए, वो 45 क्वेश्चंस में 40 कर लेगा। इतना आसान पेपर। पर जो हिंदी मीडियम, बंगाली, उड़िया मीडियम, उनके लिए वो क्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं है और उनको इंग्लिश कोई सिखाता नहीं है। हर आदमी क्या सिखा रहा है, रूल्स ऑफ करेक्ट। बच खुचा के एक डॉक्टर मैं ही बचा हूं जो इसका इलाज कर सकता है।
आई एम दी ओनली टीचर, मैं किसी को नहीं जानता अपने सिवा, और ये कोई अपनी बड़ाई नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली एन अनफॉर्चुनेट थिंग व्हेन आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे 1000 टीचर्स होने चाहिए थे जो किसी को भी क्या कर सके, इंग्लिश सिखा सके। और इंग्लिश सिखाना आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी। ये नहीं कि कोई रूल्स बता दिए 100-150 और उससे आपको क्या आ गया इंग्लिश, वो पूरे इंग्लिश का 1-2% भी नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने सारे रूल्स पढ़ा दिए हैं। 101 ग्रामर रूल्स नाम की एक वीडियो है, यूट्यूब पर आप देखेंगे 101 ग्रामर रूल्स बाय श्रीकांत सर, एक वीडियो मिलेगी 2-2.5 घंटे की, आप जाके देख लीजिए। जो 6-7 महीने लोग पढ़ाते हैं पूरा 2 घंटे में, और उनसे बेहतर तरीके से। तो आपको लगता है अगर उसी को पढ़ने से और वही कोर्स है आपको इंग्लिश आ जाएगी, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत है? यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो एट होम, है कि नहीं? पर इंग्लिश वैसे नहीं है। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या इंग्लिश है, और मैं कहता हूं इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी। पूरा कोर्स ही आसान है, इंग्लिश की बात छोड़ो, बस आप कंसिस्टेंटली करते रहो अपना काम। 8-9 घंटे की पढ़ाई होती रहनी चाहिए। अब 8-9 घंटे की पढ़ाई में 2-3 घंटा 4 घंटा जो यहाँ होगा वो भी होगा, और आपके घर का होगा, सब मिला के मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं कि यहाँ प्लस 8-9 घंटा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इतना बड़ा पढ़ाई नहीं है एसएससी सीजीएल का, ठीक है? 8-9 घंटे की पढ़ाई पूरी मिला के होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना? आज 22 जनवरी है, अयोध्या धाम में उद्घाटन है, तो लोग मना रहे हैं बेचारे, अयोध्या धाम चले गए, और आप विद्यालय धाम आए हैं, है ना? जॉब पाने के बाद जाएंगे। और भाई राम का जो है आदर्श, वो यही तो कहता है कि भाई आप अच्छा रहिए, अच्छा काम करिए, है कि नहीं? अच्छा काम कर रहे हैं। आदमी नौकरी अपने लिए नहीं लेता है, ये भी जान लो। नौकरी किसके लिए लेता है? अपने परिवार के लिए लेता है। देखिए, इंग्लिश जो है ना सिर्फ 5 चीजों से मिलकर बनी है। किससे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। अब ये क्या चीज होता है ये अभी पता नहीं चलेगा, ये थोड़े दिन बाद पता चलेगा, है ना? बट जैसे मैंने पहली बात यही गई कि इंग्लिश सिर्फ कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5 चीजों से। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इनके अलावा इंग्लिश में कुछ होता नहीं है, बस यही 5 चीजें हैं। कोई भी बात आप इंग्लिश में कहते हैं, जैसे आप कुछ बोलिए कुछ, अच्छा हिंदी बोलिए, मैं इंग्लिश में लिख लूंगा। हिंदी में कोई बोलो ना कुछ बात, जैसे चेक करना है कि उसमें क्या यही 5 चीजें होती है कि नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हैं? अयोध्या चलिए, लेट अस गो टू अयोध्या। इसमें एक चीज छुपा हुआ है ना? यही क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? तो देखिए, कुछ भी ऐसा है जो इनसे बाहर हो 5 चीजों से। अब मैंने लिख दिया ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्बियल है। कैसे लिख दिया आपको समझ में नहीं आया, पर अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा लिख रहा हूं आपको क्या करना है? सिर्फ मान लेना है। ये चीज अपने आप ऑटोमेटिकली अभी कुछ दिनों बाद समझ में आएगी कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, क्या होता है ऑब्जेक्ट, मैं कैसे लिख रहा हूं। ठीक है ना? फिलहाल अभी सिर्फ एक ही उद्देश्य है, द ओनली पर्पज इज टू शो यू दैट इंग्लिश में इन 5 चीजों के अलावा कुछ और होता नहीं। यही 5 चीजें होती, कुछ और बोलो। वाह, चापलूसी के राजा हो तुम। हाँ, वाराणसी इज अ होली सिटी।
वाराणसी सब्जेक्ट है, इस क्या है वर्ब, होली सिटी कॉम्प्लीमेंट। और बेटर लेट देन नेवर, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, देर से पहुंचे पर पहुंचे तो सही, भाई कभी ना पहुंचने से अच्छा है देर से पहुंचना, है कि नहीं? देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं नहीं? बेटर लेट देन नेवर, ये कहावत, एक सेइंग है। ये पूरा सेंटेंस ऐसे नहीं है, इस सेंटेंस बोलते इतना ही है, बट ये पूरा सेंटेंस ऐसा नहीं है। क्या है इसमें? इट और इज क्या है छुपा है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है वर्ब है, और ये कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है ना? और जब आप किसी से कहते हैं कि यहां आइए, कम हियर, तो इसमें एक चीज छुपा है, यू, आप यहां आइए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्बियल है। आगे पढ़ेंगे कि इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बहुत आसान चीज है, आगे आएगा तो समझ में आएगा। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अक्सर ये सब्जेक्ट यू जो है क्या होता है, छुपा रहता है। ठीक है, और कोई बोलो, छोटा छोटा चीज बोल रहे हो, बड़ा बड़ा बोलो। कौन बोला? अच्छा, आई हैव कम फ्रॉम बिहार। बिहार का नाम सुनते ही मेरा कान खड़ा हो जाता है, मैं भी बिहार से हूं ना। हसुआ कितनो सीधा हो जाए तो खींची अपने हो रही। तो ये सब्जेक्ट है वर्ब है, और ये क्या है एडवर्बियल। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी तुम बोलोगे लिखोगे कुछ भी होगा इंग्लिश में, वो इनके बियॉन्ड, ये पांच चीजों के परे कुछ नहीं है। पूरा इंग्लिश जैसे, ऐसा सोचो ना कि पूरा विश्व किससे बना हुआ है, पांच चीज से, क्षितिज जल पाव गगन समीरा, ऐसे लोग बोलते हैं ना शास्त्रों में, ऐसा पांच एलिमेंट की बात। वैसा ही कि पूरे इंग्लिश में इनके अलावा और कुछ नहीं। पूरा इंग्लिश इन्हीं पांच चीजों से मिलकर बना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब। अब इंग्लिश में पांच चीज सीखनी है बस, पांच चीजों का उस्ताद बनना है, बहुत छोटी चीज है। समझ रहे ना? इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। आपको लिखना कुछ नहीं है अगले 10 दिनों तक। बस चुपचाप देखना है, बैठना है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ठीक है। अब दूसरी एक बात शुरू करते हैं कि आखिर इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, कुछ लोग कहेंगे इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ लोग कहेंगे इंग्लिश इज अ मीडियम थ्रू विच वी कैन शेयर आवर आइडियाज। ये सब बड़ी बड़ी बात करेंगे, तो बड़ी बड़ी बात नहीं करनी, बहुत छोटी सी बात बतानी है। जैसे एकदम कोई नन्हा सा बच्चा हो, टॉडलर, उससे अगर आप पूछेंगे कि इंग्लिश क्या है, तो बहुत ही सिंपल चीज करेगा वो आपके घर में कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा ना, वही उठा ले आएगा, बोलेगा ये देखो अंकल ये इंग्लिश है, ये बोलेगा ना। तो एक्चुअली इंग्लिश क्या है वैसा आपको डेफिनेशन देना है, क्या है इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ,
देखने में क्या है, इंग्लिश क्या दिखता है? शब्दों का ढेर सारा, शब्दों का क्या है, एक समूह ही तो है, और कुछ है क्या इंग्लिश? नहीं। लेकिन जानते हैं ये शब्दों का समूह कैसा होना चाहिए? सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश में। क्रम, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर को क्या बोलते हैं? क्रम। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश में। तो केवल शब्दों का समूह हो जाने से इंग्लिश नहीं होगा। जैसे मान लीजिए गांव में कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, गो सलाम, नो इजी, आई डू आई, व्हाट गो तुम, है ना, कुछ भी बोल रहे हैं ना। लोग कहते हैं इसको बहुत इंग्लिश आता है। क्या वो इंग्लिश बोल रहा है? वो इंग्लिश नहीं बोल रहा है, वो तो केवल क्या बोल रहा है? रैंडम वर्ड्स बोल रहा है। कुछ भी जो दिमाग में वर्ड आ रहा है क्या करता जा रहा है? बोलता जा रहा है। क्या वो मीनिंगफुल है? क्या उसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे मैं जैसे लिख दूं अगर कि जैसे नेम श्रीकांत इज माइन, तो क्या ये इंग्लिश है? इंग्लिश क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस है। अब मीनिंगलेस इसलिए है क्योंकि यहां वर्ड्स का कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं, इसीलिए इंग्लिश नहीं है। लेकिन अगर आप इन वर्ड्स को सिस्टमेटिकली अरेंज कर दें, जैसे अगर आप लिख दें कि माय नेम इज श्रीकांत, अब ये इंग्लिश हो गया। इंग्लिश क्यों हो गया? क्योंकि अब वर्ड्स का क्या है, ये प्रॉपर ऑर्डर है, सही क्रम है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। तो इंग्लिश तभी होगा जब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, और कैसे हो वर्ड्स? सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो, तब जाके क्या बनेगा वो इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखने के लिए पहली बात तो वर्ड्स आने चाहिए। जैसे ये क्या है? फैन। मैं क्या हूं? टीचर। दिस इज क्लास, आई एम टीचिंग, है ना। तो हर क्रिया का क्या इंग्लिश में नाम है, कोई वस्तु है उसका इंग्लिश में क्या नाम है, पहले वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज आनी चाहिए कि उन शब्दों का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आना चाहिए आपको, कि उनको प्रॉपरली कैसे अरेंज करते हैं, किसको आगे किसको पीछे कैसे लिखा जाता है। तब जाके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना आएगा, तब आपको इंग्लिश आएगा। समझ में रखने आ रहा है? तो अगर मैं बोलता हूं कि ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया, इंग्लिश है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि यहां वर्ड्स सिर्फ हैं, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। अगर इसी को हम ऐसे बोलें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, तब क्या हो जाएगा वो इंग्लिश। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कठिन चीज तो नहीं पढ़ा रहे ना। तो पहली बात मैंने बताई कि अंग्रेजी सिर्फ कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। और दूसरी चीज क्या बताई कि इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, और समूह वर्ड्स का। वर्ड्स किस प्रकार के? सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। तो एक निश्चित क्रम व्यवस्था से सजाए हुए शब्दों का ही समूह क्या कहलाता है? इंग्लिश। बस यही दो चीज बताए, है कि नहीं? वर्ड्स ही बेसिक चीज है। मतलब इंग्लिश शुरू कहां से हो रहा है? वर्ड्स, है कि नहीं रहा है? क्योंकि भाई वर्ड्स को ही तो अरेंज करने से क्या बन रहा है? इंग्लिश। तो चाहे कितनी भी लंबी इमारत हो, बनती किससे है? ईंट से। वैसे ही आप इंग्लिश में कुछ भी लिखिए, कुछ भी बनाइए, बनेगा किससे? वर्ड से। वर्ड इज द बेसिक यूनिट विच मेक्स इंग्लिश, जो इंग्लिश को बनाता है। समझ में आ रहा है? आप जैसे आपका नाम है मान लीजिए रवि, तो 2 साल में रवि थे कि नहीं? और 8 साल में रवि, 12 साल में, और 18 साल में रवि, और 35 साल में रवि। तो ये रवि के अलग अलग क्या है? लेवल्स हैं।
अलग अलग स्टेजेस है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, सब्जी खरीदने जाते हो, अच्छा, कभी 250 ग्राम, कभी आधा किलो, कभी 1 किलो, कभी 3 किलो खरीदते हो कि नहीं। और थैला लेके जा रहे होते हो तो जो तुम्हारे लैंडलॉर्ड हैं बैठे रहते हैं, बूढ़े से अंकल पूछते हैं, और बेटा क्या ले जा रहे हो, क्या बोलते हो, सब्जी। क्या ले जा रहे हो, सब्जी। क्या ले जा रहे हो, सब्जी। क्या ले जा रहे हो, सब्जी। तो सब्जी तो ये भी है, ये भी है, और ये भी है, और ये भी। लेकिन ये सब्जी के छोटे बड़े क्या हैं, पैकेट्स, छोटे बड़े लेवल्स। बात समझ में क्या रहा है। तो वैसे ही इंग्लिश के 4 अलग अलग क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। समझ रहे हो बात। इंग्लिश के 4 अलग अलग लेवल्स होते हैं। सबसे बेसिक, सबसे छोटा लेवल क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फ्रेज। उसके बाद क्या होता है, क्लॉज। उसके बाद क्या होता है, सेंटेंस। अब आप अभी धीरे धीरे सीखेंगे, और एक ही चीज 10-20 बार पढ़ाएंगे, है ना। कोर्स कितने दिन का है इंग्लिश का, 4 महीने का। लेकिन 4 महीने का है नहीं कोर्स, कोर्स 15 दिन का है। कितने दिन का, 15 डेज। जबरदस्ती इसको खींच के क्या कर दिया गया है, 4 महीने। उसका पर्पज, क्योंकि हमको 4 महीने की रीडिंग और लिसनिंग चाहिए, 600 से 600 घंटा प्लस 600 आवर्स प्लस। हमको इतनी की रीडिंग चाहिए, 200-300 घंटे प्लस क्या होना चाहिए, लिसनिंग चाहिए। 300 घंटा प्लस क्या आना चाहिए, लिसनिंग। इसके बगैर ये क्लास बेकार है, क्लास का कोई मतलब। समझ में आ रहा ना, ये यही मेन चीज है। और ये चीज 15 दिन में कर लेंगे आप, 15 डेज में आप नहीं कर सकते। इसीलिए पूरा इंग्लिश 15 डेज का है, उसको मैंने बढ़ा के कितना दिन कर दिया, 4 महीने। तो भाई मैं धीरे पढ़ाऊं, एक ही चीज 25 बार पढ़ाऊं, इससे आपको क्या मतलब है। मैंने बोला ना चाणक्य बनने की जरूरत, मैं जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। कोर्स तो कितने दिन का है, 4 दिन का, 4 महीने का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना कि धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं, एक ही चीज बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। यहां से तुम एकदम क्या बन जाओ, अबोध बालक, जिसको कुछ आता वाता, शरणागत हो जाओ। समझ रहे ना, तब तुम्हारा कल्याण बहुत तीव्र गति से होगा, और धुआंधार बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागोगे। और जहां दिमाग लगाया तो पैसेंजर बन जाओगे, धुक 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 करके वहां जाके रुक जाओगे। समझ में आ रहा ना। तो इंग्लिश के कितने लेवल्स हैं, 4। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई एम वेरी टायर्ड बट वेलकम, मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। मैं हूं बहुत थका हुआ, लेकिन मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं हूं बहुत थका हुआ, बट, लेकिन आई विल कम, मैं आऊंगा। ये इंग्लिश है कि नहीं, इंग्लिश है। क्यों, मीनिंगफुल है, अर्थ आ रहा है ना। अर्थ इसलिए आ रहा है क्योंकि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, शब्द हैं और शब्द सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हैं, इसलिए इसका क्या आ रहा है, मीनिंग। ये इसलिए इंग्लिश है। थोड़ा इधर उधर कर दो, क्या होगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, अर्थविहीन हो जाएगा, फिर वो इंग्लिश नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है आपको, ब्लू शर्ट।
नहीं आपके आगे हैं, तो भकवाए का है हो? तुम सोच रहे हो सब क्या चल रहा है यार, ऐसे तो मास्टर साहब किसी ने पढ़ाया नहीं। हाँ, इधर उधर मत रहो, है ना, यहीं रहो, सब आसान हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन आई विल कम, मैं आऊंगा। ये इंग्लिश है ना? अच्छा, केवल अगर मैं ये बोला होता कि वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, तो ये इंग्लिश था कि नहीं? ये भी इंग्लिश। खाली अगर बोल दें वेरी, ये इंग्लिश है कि नहीं? इंग्लिश। तो इंग्लिश के अलग अलग क्या हैं? लेवल्स। सबसे बेसिक लेवल को क्या बोलते हैं? ये क्या है? फ्रेज। और ये क्या है? सेंटेंस। एक और लेवल होता है, क्या होता है? क्लॉज। क्लॉज कहां है? ये जो देख रहे हो ना, आई एम वेरी टायर्ड, यहां से यहां तक ये क्या है? ये क्लॉज। ठीक है? अब समझना है ये बात कि किसको सेंटेंस बोलते हैं, किसको क्लॉज बोलते हैं, किसको फ्रेज बोलते हैं, किसको वर्ड बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, वर्ड बताने की तो जरूरत नहीं है, वर्ड तो बच्चा बच्चा समझता है कि नहीं? जैसे इसके अंदर कितने वर्ड्स दिख रहे हैं आपको? इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्ड्स की तो दिक्कत नहीं है, आप वर्ड्स पहचानते हैं कि नहीं? पहचानना है आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। बहुत सिंपल सी बात। सेंटेंस जो होता है ना, बात होता है। सेंटेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य मतलब वाक, वाक मतलब बात। हर बात एक सेंटेंस होता है और हर सेंटेंस एक बात होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सेंटेंस की पहचान ये है कि वो एक बात कहता है, अधूरी नहीं, पूरी बात। मतलब अगर कोई सेंटेंस होगा तो कोई बात आपको कह देगा पूरी पूरी, उसके अर्थ में कोई कमी अधूरापन नहीं रहेगा। पहला चीज, जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं बहुत थका हूं लेकिन आऊंगा, इसमें क्या कमी है? कोई कमी है? नहीं है। पूरी बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो सेंटेंस पूरी बात कहता है, कोई अधूरापन, कोई कमी नहीं रहता उसके अंदर अर्थों में। पहला। दूसरा, कहीं शुरू होता है और कहीं खत्म होता है, यानी एक कंप्लीट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है। अब शुरुआत जो होती है उसकी निशानी, उसकी पहचान है कैपिटल लेटर। सेंटेंस की जब भी शुरुआत होगी तो उसका पहला अक्षर क्या होगा? लिख रहे हो क्या? कुछ लिखने जा रहे हो क्या? मन नहीं लग रहा है क्या? टॉयलेट लगा है? मतलब इधर उधर कर रहे हो, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। हैं? कुछ संदेह है क्या मन में? समझ में आ रहा है? कंफर्टेबल हो? तो मैं ये बता रहा था, सुने कि नहीं, कि मैं सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं, कुछ समझे कि नहीं? क्या बोला सेंटेंस के बारे में? पूरा ग्रुप तो बोले नहीं हम। अरे यार, ध्यान से नहीं पढ़ रहा है। इंग्लिश के बारे में बताया ना कि इंग्लिश तो ये भी है, इंग्लिश ये भी है, इंग्लिश ये भी है। इंग्लिश के बारे में बताया कि इंग्लिश अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह। और वर्ड्स कैसे? सही क्रम व्यवस्था में सजाए हुए, रखे हुए। तो जब सही क्रम व्यवस्था में सजाए हुए हों, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो, तो ऐसे वर्ड्स का समूह क्या कहलाता है? इंग्लिश। वो अलग बात हो गई। अब इंग्लिश के 4 अलग अलग लेवल्स होते हैं, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि सेंटेंस कैसे पहचानोगे। सेंटेंस की पहचान ये है कि पूरी बात कहता है, कोई अधूरापन नहीं रहता। दूसरी बात, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। शुरुआत की निशानी क्या है? कैपिटल लेटर। एबीसीडी लिखते हैं तो कैपिटल लेटर बड़े अक्षर और स्मॉल लेटर छोटे अक्षर, जानते हो ना? अभी एबीसीडी भी सिखाएंगे। तो पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल। और अंत में उसके कोई एक निशानी होती है। ये फुल स्टॉप होता है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क होता है, नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क। ये उस जब जब भी सेंटेंस खत्म होता है तो वहां कोई ना कोई इसमें से रहता है। समझ में आ रहा है? तो एक कंप्लीट यूनिट होता है, कहीं शुरू होता है और कहीं खत्म होता है। ये है सेंटेंस की क्या पहचान। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उससे पूरा अर्थ निकलेगा, कोई अधूरापन, कमी नहीं रहेगा। शुरू होगा कैपिटल लेटर से, खत्म होगा या तो फुल स्टॉप से, नहीं तो क्वेश्चन मार्क से, नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सेंटेंस की क्या है? पहचान। ठीक।
अब मैं आपको बता रहा हूं क्लॉज क्या होता है। अभी शुरू में हमने बोला था कि इंग्लिश में सिर्फ 5 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, बोला था ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और यही बोला था ना। जब मैं आपको सेंटेंसेस लिख लिख के दिखा रहा था तो उसमें आपने एक चीज देखा था कि 2 चीज जरूर आ रहा था उसमें, सब्जेक्ट और वर्ब। कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस लिखेंगे आप, कुछ भी लिखेंगे आप, उसमें 2 चीज जरूर रहता है, सब्जेक्ट और वर्ब। ये ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्बियल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये दोनों आवश्यक हैं, एसेंशियल हैं, और ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग, इसमें डॉग्स जो हैं सब्जेक्ट, आर बार्किंग क्या है, वर्ब। इसमें और कुछ आया, केवल सब्जेक्ट और। तो ये 2 चीजों का आना बहुत जरूरी है, इसके बगैर कोई बात कहना संभव नहीं। सब्जेक्ट वर्ब जरूर होते हैं, 2 एसेंशियल कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट मतलब पुर्जा, पार्ट। ये 2 पार्ट से 2 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं, आवश्यक है। बाकी ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। बात समझ में आ रहा है? अब देखो क्लॉज क्या होता है। क्लॉज होता है कि इंग्लिश का एक ऐसा लेवल, इंग्लिश का एक ऐसा लेवल जो सब्जेक्ट वर्ब जरूर रखता हो। क्या रखता हो? सब्जेक्ट वर्ब उसके अंदर जरूर आए, एक सब्जेक्ट आए और एक ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन वो पूरी तरह से इसी फ्रेम में क्या हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा वो क्लॉज। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इंग्लिश का एक ऐसा लेवल जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के फ्रेम में पूरी तरह क्या हो जाए, फिट हो जाए, पूरा पूरा उसमें फ्रेम में क्या हो जाना चाहिए, फिट, इसी स्ट्रक्चर या ढांचे पर होना चाहिए। और उसके अंदर 2 चीज जरूर होना चाहिए कम से कम, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब हो चाहे ना हो, पर 2 चीज जरूर होना चाहिए, और पूरा पूरा इसी फ्रेम में क्या हो, फिट हो। बात समझ आ रहा है ना? अभी हमने लिखा था डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। ये सेंटेंस है। सेंटेंस क्यों है? पूरी बात कह रहा है ना, कुत्ते भौंक रहे हैं, पूरी बात होगी, कोई अधूरापन है? पहला अक्षर डी कैपिटल लेटर है, अंत में क्या आ रहा है, सेंटेंस है ना। लेकिन डॉग्स क्या है, सब्जेक्ट, आर बार्किंग क्या है, वर्ब। केवल यहां से यहां तक एक क्लॉज है, फुल स्टॉप के पहले। अब क्यों, अरे अंतर क्या है फिर? केवल अंतर किसका है, फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप लगा के बोल रहे हैं तो क्या है, सेंटेंस। अब फुल स्टॉप छोड़ के बोल रहे हैं तो क्या है, बात समझ में आ रहा है? अब क्लॉज क्यों है बताओ? मैंने क्या बोला था कि जो कम से कम सब्जेक्ट वर्ब जरूर रखना चाहिए, बाकी ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। जो पूरी पूरी तरह से इस फ्रेम में फिट हो जाए उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज। तो देखो ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट, और ये पूरा क्या है, वर्ब। ये पूरा इसी फ्रेम में फिट हो गया कि नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब के फ्रेम में, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के फ्रेम में फिट हो गया ना, इसलिए क्या है ये क्लॉज। लेकिन फुल स्टॉप लगा करके बोलोगे तो क्या बोलेंगे, अब फुल स्टॉप छोड़ के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? और एक बात जान लो, हर सेंटेंस के भीतर कम से कम एक क्लॉज जरूर होता है। जैसे ये सेंटेंस था ना, डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, सेंटेंस कहां तक था, फुल स्टॉप तक, ये सेंटेंस था। लेकिन इसमें एक क्लॉज घुसा हुआ है, फुल स्टॉप के पहले जो लिखा है डॉग्स आर बार्किंग, ये क्या है, एक क्लॉज। तो हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज घुसा होता है। अभी बेहतर समझ में आएगा जब हम इसकी चर्चा करेंगे। देखो ये सेंटेंस दिख रहा है, मैं बहुत थका हूं लेकिन मैं आऊंगा, ये पूरा एक सेंटेंस है ना, लेकिन इसके अंदर 2 क्लॉज हैं। देखो कैसे, ये है सब्जेक्ट मैं, ये है वर्ब हूं, बहुत थका हुआ, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहां से यहां तक एक क्लॉज है। ये जो है ना, इसको रस्सी कहते हैं, जोड़। ये एक कंजंक्शन वर्ड होता है, आगे पढ़ेंगे आप, इनका काम होता है जोड़ना। देखो आई मतलब मैं, सब्जेक्ट है, विल कम आऊंगा, क्या है ये, वर्ब।
यहां से यहां भी क्या हो गया, एक क्लॉज। देखिए एक क्लॉज तो हो गया ये आई एम वेरी टायर्ड, और दूसरा क्लॉज क्या हो गया, आई विल कम। क्लॉज कैसे है आप सोच लीजिए। क्लॉज होने के लिए क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बल के फ्रेम में पूरी तरह क्या हो जाए, फिट हो जाए। पूरा फिट में हो गया ना फ्रेम में, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। भाई हमने क्या बोला था कि सब्जेक्ट वर्ब आना दो चीज जरूरी है, ये दो चीज जरूर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो एक क्लॉज यहाँ है और एक क्लॉज, तो सेंटेंस एक है लेकिन क्लॉज कितने हैं, दो। कम से कम एक क्लॉज आना चाहिए ना, पर ये नहीं कि एक ही क्लॉज आएगा, एक से ज्यादा क्लॉज भी आ सकते हैं सेंटेंस के भीतर। बात समझ में आ रहा है? पीछे वाला समझ में आया तुमको? अच्छा खाली मैंने अगर ये लिख दिया आई विल कम, मैं आऊंगा, ये क्या है, ये अब सेंटेंस हो गया। क्यों सेंटेंस है? देखो ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, यहां से यहां तक क्लॉज हो गया, लेकिन कहां तक, फुल स्टॉप के पहले। फुल स्टॉप लगा देंगे तो क्या हो गया, सेंटेंस। आपको मालूम है कि हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज आता है ना, एक क्लॉज आ गया। अब समझ में आ गया कि एक सेंटेंस के भीतर कई सारे क्या हो सकते हैं, क्लॉज। एक क्लॉज तो जरूर होगा, लेकिन एक से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं। बात समझ आ रहा है? तो इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है, इस सेंटेंस में भी एक ही क्लॉज है, लेकिन इस सेंटेंस में दो क्लॉज। बात समझ आ रहा है? तो क्लॉज का डेफिनेशन क्या है? तो इंग्लिश का ऐसा लेवल जिसमें सब्जेक्ट वर्ब आए, इसके अलावा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्ब आ भी सके और ना भी आ सके, लेकिन वो पूरी तरह से इसी फ्रेम में क्या हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, पूरी तरह से किस फ्रेम में फिट हो जाए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड वर्ब, उसके फ्रेम में पूरी तरह क्या हो जाए, फिट हो, कुछ बचे ना, तभी उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज। कंप्लीट यूनिट नहीं होता क्लॉज। कंप्लीट यूनिट का मतलब होता है कि कहीं शुरू और कहीं खत्म, और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट, किसी पे टिका ना हो, किसी का हिस्सा या टुकड़ा ना हो, ऐसा नहीं होता क्लॉज। क्लॉज हमेशा किसी का क्या होता है, टुकड़ा होता है। सेंटेंस का क्या होता है, एक पार्ट होता है। अकेले इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता, स्वतंत्र एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता। समझ में क्या आ रहा है? क्लॉज कहीं घुसा दिखेगा आपको। समझ में क्या आ रहा है? अभी नहीं समझ में आया ना? आया है? अच्छा he loves me, वो मुझसे प्रेम करता है, एंड आई लव हिम टू, और मैं भी उससे प्रेम करता हूं। देखो ही क्या है, ये सब्जेक्ट, लव्स प्रेम करता है, वो मी मुझे, ऑब्जेक्ट। अच्छा तुम्हारे दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि कैसे लिख दे रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या बोला था कि इसके बारे में अभी सोचना नहीं है, ये तुमको अपने आप समझ में आएगा, अभी इंतजार करो थोड़ी। अभी सिर्फ तुम्हें क्या कर लेना है, मान लेना है। अगर इसी में दिमाग लगाने लगो कि ये कैसे लिख रहे हैं तो हो गया, फिर समझ नहीं पाओगे बात, है ना। तुमको सिर्फ मान लेना है मैं जो लिख रहा हूं, तुम दिमाग मत लगाओगे कैसे हो रहा है कि नहीं। ये जो एंड है, जो ना एंड, ये एक्चुअली क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन वर्ड्स जोड़ने का काम करते हैं, रस्सी होते हैं, गोंद होते हैं, चिपका देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। आई क्या है, मैं सब्जेक्ट है, लव प्रेम करता हूं, वर्ब, हिम उसको, ऑब्जेक्ट, टू एडवर्बियल। अब ध्यान दो, एक ही सेंटेंस था ना कि वो मुझसे प्रेम करता है और मैं भी उससे प्रेम करता हूं, ये पूरा एक सेंटेंस था ना, क्योंकि कैपिटल लेटर से शुरू था, एच कैपिटल था, अंत में क्या था, फुल स्टॉप। लेकिन इसके भीतर क्लॉज कितने हैं, दो। कौन कौन से? ही लव्स मी, और एक है आई लव हिम टू। पूरा पूरा समा गया कि नहीं, स्ट्रक्चर पे हो गया कि नहीं, ये पूरा पूरा इसी स्ट्रक्चर पे ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब के स्ट्रक्चर पे। ये भी क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब के स्ट्रक्चर में पूरी तरह क्या हो गया, फिट हो गया। तो जो पूरी तरह स्ट्रक्चर में फिट हो जाए उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज। तो ये क्लॉज यहां है और एक क्लॉज यहां, तो सेंटेंस एक है लेकिन क्लॉज कितने हैं, तो बात समझ में नहीं आ रहा है। हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज रे पगला,
हर सेंटेंस में कम से कम कितना क्लॉज आना चाहिए? अच्छा, किसी सेंटेंस में अगर एक से अधिक आ गया तो उसको मल्टीपल सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस दो तरह कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें एक क्लॉज, और मल्टीपल सेंटेंस जिसमें एक से अधिक क्लॉज, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमारे समझ में आ रहा है? हैं? खड़े हो जाओ फिर। क्या क्या बताया जरा बताओ अभी तक, क्या क्या पढ़ाया? एकदम आराम से आंख बंद करो, सोचो मास्टर साहब क्या क्या बताया अभी। बताओ। सबसे पहली चीज हमने ये बताई कि इंग्लिश आसान है, 5 चीजों से ही मिलके बनी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और एडवर्ब। ढेर सारा बात लिख रहे थे ना, उसमें दिखा रहे थे कि नहीं कि ये सेंटेंस में देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फलाना है फलाना है, दिखा रहे थे कि नहीं दिखा रहे थे? तो पहली बात हमने बताई कि इंग्लिश सिर्फ 5 चीजों से मिलकर बना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडवर्ब। ठीक, फिर हम हट गए, उसको छोड़ के दूसरी बात बताने लगे। हमने कहा कि आइए पहले ये देखें इंग्लिश होता क्या है। तो इंग्लिश क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। कहीं पे भी अगर शब्दों का क्या हो, एक समूह है और वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है, मीनिंगफुल है, तो क्या है? इंग्लिश है। अब इंग्लिश के अलग अलग क्या होते हैं? लेवल्स। वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, 4 अलग अलग क्या है? लेवल्स है। वर्ड सबसे छोटा है, सेंटेंस सबसे बड़ा है, अब बीच में फ्रेज और क्लॉज 2 लेवल्स होते हैं। तो मैं समझा रहा हूं कि कहीं अगर इंग्लिश लिखी होगी तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस है कि क्लॉज है कि फ्रेज है कि वर्ड है? वही समझा रहा हूं ना। तो वर्ड पहचानने में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं समझाया सेंटेंस कैसे पहचानोगे और क्लॉज कैसे पहचानो। हमने ये बताया कि सेंटेंस पूरी बात कहता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप चाहे क्वेश्चन मार्क चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या होता है? खत्म होता है। सेंटेंस की निशानी है, ऐसा क्लॉज में नहीं होता। क्लॉज खत्म नहीं होता, क्लॉज के अंत में फुल स्टॉप नहीं मिलता, क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं मिलता। समझ में नहीं आ रहा है? हर सेंटेंस के भीतर कम से कम एक क्लॉज आना चाहिए। अगर किसी कोई सेंटेंस है उसमें एक ही क्लॉज आया है तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कोई क्लॉज है अगर एक से ज्यादा कोई सेंटेंस है अगर उसमें एक से ज्यादा क्लॉजेज आ गए तब क्या कहते हैं? मल्टीपल सेंटेंस। ये बताया ना। तो सेंटेंस और क्लॉज की पहचान हम बता रहे हैं। क्लॉज की पहचान ये है कि वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्ब के फ्रेम में पूरी तरह क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। और 2 चीज जरूर रहता है उसमें, सब्जेक्ट और वर्ब। बाकी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्ब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, पर ये 2 चीज का आना जरूरी है। और याद रखना पूरी तरह से किस फ्रेम में फिट हो जाए? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्ब फ्रेम के, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉज। बात समझ में आ रहा है? बैठिए, ये समझाया अब तक हम। अब एक चीज क्या बच गया? फ्रेज। तो फ्रेज जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्ब के फ्रेम में पूरी तरह फिट नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? फ्रेज। पूरी बात कहता भी नहीं है ये, फ्रेज पूरा अर्थ देता भी नहीं। जैसे लिखा है वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, जाके आप किसी से कहिए बहुत थका हुआ, कहेगा क्या पूरी बात बताओ? क्या नहीं, इतना बहुत थका हुआ, वेरी टायर्ड। समझ में क्या रहा है? जो फ्रेजेस होते हैं ना, तुम काहे से ककुआए हुए हो तुम यार पीछे, तुमको देख के नहीं लग रहा है कि तुम इसका हिस्सा हो? ऐसा लग रहा है पढ़ाई अलग चल रही है और तुम क्या हो? अलगे हो, अलग पटरी पे चल रहे हो। घबराए हुए क्या? कोई संशय है क्या तुमको? कुछ बात है क्या? तुमको क्या लग रहा है कि बहुत कठिन चल रहा है क्या? हाँ, क्या कह रहा है? ये पहला दिन है, इसका मतलब क्या है कि तुम ट्रेन से अलग हो जाओगे? फिर ट्रेन पे ही सवार होके चलना है ना। मैं देख रहा हूं ये घबराया हुआ है, पता नहीं क्या सोच रहा है दिमाग में। प्रोसेस में क्या लगाना है? मन लगाना है ना कि मैं क्या बोल रहा हूं। और ये 1 दिन नहीं चलेगा, ये 10 दिन चलेगा, है ना। एक ही बात 25 बार बताई जाएगी तुम्हें, पर तुम मन लगाओ तो सही। नहीं समझ में आ रहा तो सर एक बार और बताइए, सर एक बार और बताइए, यही करोगे ना। लर्निंग का प्रोसेस ऐसा होता है कि अगर आप कोई चीज समझ रहे हैं उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप टोकते हैं कि सर जरा ये क्लियर कर दीजिए, नहीं समझ में है ना। घबराओ मत, सब आसान है। तो फ्रेज कहीं जो होता है, फ्रेज की पहचान क्या होती है ना कि कहीं इंग्लिश अगर कुछ लिखा हुआ है वो पूरा अर्थ आपको नहीं दे रहा है, पूरी बात नहीं कह रहा है, तो क्या होता है? फ्रेज होता है। और फ्रेज सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्ब के फ्रेम में पूरी तरह फिट नहीं आता। अगर पूरी तरह फिट आ जाए तो क्या हो जाता है? क्लॉज। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एडवर्बियल
यहाँ देख रहे पगला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब। अगर इस फ्रेम में पूरी तरह क्या आ जाए, फिट आ जाए, तो वो इंग्लिश का कौन सा लेवल है, क्लॉज। नहीं आए, अब वर्ड तो पहचानते ही हो, समझ क्या रहा है हैं? अब सब मिटाएंगे, अब तुमको पहचानना है। ये चीज याद रहेगा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, ये 5 चीज होता है ना। द बस विच आई बोर्डेड, देखो दिक्कत क्या है, व्याकरण शुद्धि के लिए पढ़ा जाता है कि जो भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या हो, करेक्ट हो। तो व्याकरण तब पढ़ा जाता है जब पहले भाषा आ गई हो। यहां क्या चल रहा है, भाषा ही नहीं आती है, अब पढ़ क्या रहे हो, भाषा व्यवस्था, उसका व्याकरण पढ़ रहे हो। जैसे संस्कृत का व्याकरण कौन पढ़ने जाता है, बनारस या यहीं इलाहाबाद में, संस्कृत का व्याकरण पढ़ने जाएंगे तो पहले संस्कृत का टेस्ट होता है, आप संस्कृत पढ़ लिख बोल पाते हैं कि नहीं, तब उसका क्या पढ़ते हैं, व्याकरण। तो किसी भाषा का जो व्याकरण है, उसकी व्यवस्था है, वो तब आती है जब पहले उस भाषा सीख लिए। यहां क्या चल रहा है, कुछ नहीं है मेरे पास, सिखाओ आप करेक्ट इंग्लिश। तो अभी क्या है ना कि शुरू में जो मैं ये कर रहा हूं, इसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का गठन। जैसे किसी मशीन का उस्ताद बनना हो तो मशीन का एक एक पुर्जा क्या कर दीजिए, अलग अलग करिए, हर पुर्जे को क्या करिए, समझिए, फिर उन्हीं पुर्जे को असेंबल करके मशीन बनाइए, तो इससे पूरा मशीन का क्या हो जाता है, समझ। तो अभी उसी प्रक्रिया में हम आपको लगा रहे हैं कि पहले अंग्रेजी छोटी सी चीज है, किन किन चीजों से बनी है वो पहले देख लीजिए, फिर हम आगे की चीज क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब इसको समझाने के प्रक्रम में या प्रोसेस में मुझे कुछ इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम कैसे लिखेंगे, अरे तुम कैसे अभी लिख पाओगे, है ना, तुमको लिखने की जरूरत है भी नहीं, हम लिख रहे हैं, तुम खाली देखो, हमारे लिखने का पर्पज है उसके भीतर की चीज क्या करना, दिखाना। तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो सब समेट के चलना चाहते हैं कि मुझे ये भी आ जाए, अभी कैसे आएगा अभी इतना जल्दी, है ना। तो आई विल राइट द सेंटेंसेस जस्ट टू शो यू समथिंग, मैं सेंटेंस लिखूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा आपको दिखाने के लिए कुछ, ये आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। समझ में क्या आ रहा है, जितना हम समझाना चाहते हैं उस पर ध्यान दो, वो समझो। अब ये लिखा हुआ है कि द बस, वो बस, विच जिसको मैंने बोर्ड किया, बोर्ड करना मतलब पर सवार होना, तो वो बस जिस पे मैं सवार हुआ। ये वर्ड्स हैं और वर्ड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। इतना तो है कि इंग्लिश है, पर आपको बताना है कि इंग्लिश का कौन सा लेवल है। वह बस जिस पे मैं सवार हुआ, ध्यान से देखो, ये अर्थ ही नहीं दे रहा है पूरा। आप जाके किसी से कहिए कि वह बस जिस पे मैं सवार हुआ, तो सामने वाला आदमी कहेगा पूरी बात बताओ, आप कहेंगे नहीं इतना ही है, वह बस जिस पे मैं सवार हुआ। ये पूरा अर्थ दे रहा है, नहीं, अधूरा अर्थ दे रहा है। और अधूरा अर्थ कौन देता है, फ्रेज देता है ना। एक चीज और देखो, जो जिस मैं सवार किया, मैं क्या है, सब्जेक्ट, सवार किया जो ऑब्जेक्ट। देखो ये क्या हो गया, बच गया, बच गया कि नहीं बच गया। क्लॉज बता देना कि क्लॉज क्या होता है, पूरा पूरा उस फ्रेम में समा जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब के फ्रेम में पूरी तरह समा जाएगा। जो पूरा पूरा समा जाए वही क्या है, क्लॉज। अब देखो यहां से यहां तक क्या है, समा गया, तो ये क्या है, क्लॉज। अब समझ क्या आ रहा है, लेकिन ये पूरा क्या है, फ्रेज। क्या है ये, फ्रेज। तो आपको हैरानी हुई कि अरे सर यहां तो फ्रेज क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्लॉज छोटा हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है ना, जरूरी नहीं कि क्लॉज बड़ा हो और फ्रेज क्या हो, छोटा हो। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेज बड़ा हो और क्लॉज छोटा। बात समझ में क्या आ रहा है, हाँ क्या है, हाँ है, कैसे रहेगा ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा अभी ये सब समझ में आएगा आगे, अभी तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब पता नहीं है।
तो आगे पता चलेगा, उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये वर्ब है। ये बच गया वो क्या है? फ्रेज है। इन द river which flows through my village. इन द रिवर, उस नदी में जो बहती है, थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से होकर। तो उस नदी में जो मेरे गांव से होकर बहती है, ये पूरा अर्थ दे रहा है? नहीं, ये भी क्या है? फ्रेज। लेकिन इसमें भी क्लॉज देख रहे हैं हमें, कहाँ है? जो सब्जेक्ट है, क्लोज, बहती है, वर्ब है, थ्रू माई विलेज, ये एडवर्बियल है। तो आप सोचेंगे सर यहाँ विच क्या था? ऑब्जेक्ट था। यहाँ विच क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये सब खेल आगे समझोगे कि नहीं? अभी इस पर ध्यान लगाने की जरूरत। अब ये बताओ, क्या पूरा पूरा ये सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब के फ्रेम में आया? नहीं, नहीं आ पाया ना। जितना आ जाता है पूरा पूरा उस फ्रेम में, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। तो क्लॉज कहां तक है? इतना क्या है? ये क्लॉज। लेकिन पूरा यहां से यहां तक क्या है? ये फ्रेज। अब बताइए, फ्रेज बड़ा है यहाँ कि क्लॉज? यहाँ फ्रेज बड़ा है और क्लॉज क्या है? छोटा है। बात समझ में क्या रहा है? वॉट मतलब जो, ही मतलब वह, डिड मतलब किया, जो उसने किया, वॉज राइट, वो सही था। ये पूरा सब्जेक्ट है, ये है वर्ब, ये है कॉम्प्लीमेंट। यहां से यहां तक बताओ, पूरा पूरा क्या आ गया? फ्रेम में आ गया कि नहीं? सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो गया? क्लॉज हो गया ना। लेकिन कहां तक क्लॉज हुआ? फुल स्टॉप के पहले। फुल स्टॉप सहित बोलेंगे तो सेंटेंस, फुल स्टॉप सहित बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सेंटेंस। आपको मालूम है कि हर सेंटेंस में एक क्लॉज आता है कि नहीं? एक क्लॉज आया ना। क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? पीछे समझ में आया तुम्हारे? ये पूरा सेंटेंस क्यों है? क्योंकि अंत में क्या है? फुल स्टॉप। सेंटेंस के बारे में बताया था ना कि अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, पूरा बात कहता है, पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल। बोले थे कि नहीं बोले थे? हम बोले थे कि हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज आना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो एक क्लॉज आया कि नहीं आया? पर इसमें एक और क्लॉज है, वॉट ही डिड। ही क्या है? सब्जेक्ट है। डिड क्या है? वर्ब है। और वॉट ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो बताओ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दो चीज कम से कम आना चाहिए ना। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। पूरा पूरा सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब के फ्रेम में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से यहां तक ये क्या है? ये क्लॉज। कहां से कहां तक भाई? यहां तक। समझ क्या रहा है? अब बताओ, इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हो गए? तो एक तो बड़ा वाला हो गया, और एक क्या हो गया? छोटा वाला। ये मल्टीपल सेंटेंस है। क्या है ये? मल्टीपल। एक से ज्यादा क्लॉज आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल। बात समझ में क्या आ रहा है? तो इंग्लिश के चार अलग अलग लेवल्स हैं। वर्ड है, फ्रेज है, क्लॉज है और सेंटेंस। इसमें कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स है ना। ये जो फ्रेज लिखा है, इस फ्रेज में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड्स। समझ में क्या आ रहा है? अरे समझ में। तो इंग्लिश जो लिखा होता है ना, इंग्लिश या तो कोई वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, कोई क्लॉज हो सकता है, और कोई सेंटेंस हो सकता है। और समझ में क्या आ रहा है? इंग्लिश के ये चार अलग अलग लेवल्स हैं। जैसे सब्जी आप खरीदने जाते हो, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, होता क्या है? वो सब्जी। तो चाहे वो वर्ड हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लॉज हो, चाहे सेंटेंस हो, होगा क्या? वो इंग्लिश ही है ना। वो इंग्लिश के क्या है? अलग अलग लेवल्स हैं, स्टेजेस, पैकेट्स। कोई छोटा पैकेट, कोई बड़ा पैकेट, कोई छोटा लेवल, कोई बड़ा लेवल। समझ में क्या आ रहा है? क्या नाम है आपका पीछे?
हैं? कहां से आए हो? मऊ। समझ में आ रहा है ना? तो अब बैठो। तो तुमको ये नहीं समझना है कि क्या सब्जेक्ट है और क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या, ये अपने खुद से तुम्हें नहीं होगा जब तक मैं नहीं बताऊं तुमसे नहीं होगा। और तुमने ये बात जरूर समझ ली कि इंग्लिश सिर्फ कितनी चीजों से मिलकर बना है, 5, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इंग्लिश समझ में आ गया इंग्लिश किसको कहते हैं? इंग्लिश तब होता है जब वर्ड्स हो और वर्ड्स क्या हो, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो। तो अगर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो तभी वो क्या होगा इंग्लिश, क्योंकि जब सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होता है तो अर्थ निकलता है, मीनिंगफुल होता है। और सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होता है तो फिर मीनिंगलेस हो जाता है, फिर उसका अर्थ नहीं निकलता। तो मीनिंगफुल जब होगा, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होगा, मीनिंगफुल होगा, अर्थपूर्ण होगा, तब क्या कहलाएगा इंग्लिश। अब इंग्लिश अगर लिखा है कहीं तो इंग्लिश अलग अलग क्या हो सकते हैं, लेवल्स। वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, इंग्लिश के 4 अलग क्या हैं, लेवल्स। पहचान सकते हो ना? इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश इज वेरी इजी। लेकिन इंग्लिश में ये जो क्लास है इसका योगदान है 40%। पहली बात कि अंग्रेजी में तुमको सिखाने वाला श्रीकांत सिंह के अलावा कोई नहीं है। और ये जो मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर कोई टीचर ये कह दे कि मैंने फलाने को इंग्लिश सिखाया है तो मैं आज पढ़ाना बंद कर दूंगा। कोई स्टूडेंट कह दे कि मुझे फलाने टीचर ने, मेरा नाम छोड़ के कोई अगर स्टूडेंट तुम ढूंढ लाओ कहीं से भी, अगर वो बंदा कह दे कि मुझे इस टीचर ने इंग्लिश सिखाया है तो मैं आज पढ़ाना बंद कर दूंगा, तुमको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, मैं भी नहीं पढ़ा सकता तुम्हें इंग्लिश। कोई किसी को इंग्लिश नहीं सिखा सकता, भाषा सिखाया ही नहीं जा सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा सकते। ये कोई मैथ्स नहीं है, ये कोई फिजिक्स केमिस्ट्री और हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो थ्रू समबडी नहीं होता है। भाषा सीखना जो है, भाषा पता है कि नहीं, भाषा नॉर्मल शास्त्र नहीं है। जैसे जो मैथ्स वैथ्स होता है ना, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब नहीं है भाषा। भाषा सीधे डिवाइन थिंग है, उसमें कोई लॉजिक भी नहीं होता। और लॉजिक जो होता है बहुत सटल होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। भाषा का एक्विजिशन बहुत मुश्किल चीज है। दुनिया में सब कुछ बना दिया गया सॉफ्टवेयर, भाषा बनाने में हालत खराब है लोगों की, क्योंकि उसमें लॉजिक ही नहीं है। एआई काम ही नहीं कर रहा है, चैट जीपीटी फलाना ठिकाना है ना, इतना दिन लग गया उनको भाषा ठीक करने में, हो नहीं रहा है अभी भी। तो जो भाषा सीखने का काम है, भाषा सीखना मजेदार बात है कि बहुत जटिल है, और भाषा सीखना सबसे आसान काम है। दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? भाषा सीखना। क्या मजेदार बात है भाषा के बारे में। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाषा सीखने के लिए जो चीज जरूरी है वो है रीडिंग और लिसनिंग। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के साथ जुड़ाव बहुत जरूरी। आप बंगाल 2 महीने जाइए, बंगालियों के बीच रहिए, आपको बंगला आ जाएगी। पंजाब जाइए 2 महीना रहिए, पंजाबियों के बीच रहेंगे, आपको पंजाबी आ जाएगी। कोई मेहनत की जरूरत नहीं। भाषा सीखने का यही तरीका होता है। भाषा के साथ क्या चाहिए? एक्सपोजर, जुड़ाव। आपको अब तक इसलिए इंग्लिश नहीं आई क्योंकि आपका और इंग्लिश के बीच बहुत एक्सपोजर नहीं रहा। आप में से किसी को अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आई, वो इसलिए आई क्योंकि उसने थोड़ा बहुत अंग्रेजी के साथ क्या किया? समय जीत दिया। तो आपको उतनी ही इंग्लिश आएगी जितना वक्त आपने इंग्लिश को दिया है। अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी के साथ जुड़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश सुनना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना और लिखना पड़ेगा। उस प्रक्रिया को फैसिलिटेट करने के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूं कि आप रीडिंग करना शुरू करें, लिसनिंग करना शुरू करें, आपको समझ में आना शुरू, आप लिखना और बोलना शुरू करें। दोनों काम एक साथ चलते रहना चाहिए, ध्यान रखना। 600 घंटे प्लस रीडिंग होनी चाहिए, 300 घंटे प्लस लिसनिंग होनी चाहिए। जब उधर आपका रीडिंग लिसनिंग चलेगा ना, और मैं जो अपना काम साथ में करूंगा, मैं ठोक के कहता हूं पूरी दुनिया आश्चर्य करेगी, तुम्हारे घर वाले आश्चर्य करेंगे, तुम आश्चर्य करोगे हो क्या रहा है मेरे साथ। ऐसी प्रगति होगी ना, तुम्हें लगेगा तुम्हारे साथ चमत्कार चल रहा है, मिरेकुलस लगेगा। तो वास्तव में मेरी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इंग्लिश सीखने की, कोई जरूरत नहीं मेरी। आपको इंग्लिश सीखना है, आप अंग्रेजी के माहौल में रहिए, अंग्रेजी आ जाएगी। लेकिन कैसा माहौल? इंटेंस, कि 24 घंटा आपके इर्द गिर्द क्या है? इंग्लिश। इसके लिए लंदन जाना पड़ेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। आप अंग्रेजी सीख लेंगे 2 महीने में, पर वो संभव है?
ऐसा नहीं इतना कि जाए लंदन 2 महीने, और लंदन जा करके भी करेक्ट इंग्लिश नहीं आएगा। इंग्लिश बोलने लिखने लगोगे पर ग्रामेटिकल एरर्स तब भी होंगे। हालांकि नहीं, मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, उसका निदान है 2 घंटे कोई भी तुम बुक या कोई भी पीडीएफ देख लोगे, या मेरा कोई वीडियो क्लास जो 101 ग्रामर रूल्स है तो करेक्ट लिखने लगोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको इंटेंस एक्सपोजर चाहिए इंग्लिश में, और इंटेंस एक्सपोजर को फैसिलिटेट करने के लिए आपके अंग्रेजी की रीडिंग लिसनिंग को, स्पीकिंग राइटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए मैं क्या दे रहा हूं, लेसन्स। प्लस मैं जो पढ़ा रहा हूं द मोस्ट एडवांस लेवल, पूरी दुनिया का हाइट है। जो आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा पूरी दुनिया में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फलाना चिलाना, तो कोनो यूनिवर्सिटी नहीं है ये सब तो कुछ समझ ही नहीं पाएगा जो तुम पढ़ो, ठीक है ना। द मोस्ट एडवांस लेवल विल स्टार्ट विद ABCDE। अभी क्या पढ़ रहे हैं, ABCD तो पढ़ ही रहे हैं, क्या पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े। ऐसी चीज शुरू कर रहे हैं जो बच्चा को सिखाने के लिए शुरू होता है कि नहीं। तो ABCD से शुरू करेंगे और मोस्ट एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो ये जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासरूम लेसन्स, ये आपकी एक तरह से समझो कि पॉलिश है, लेकिन पॉलिश हवा में नहीं लगता है। पॉलिश के लिए क्या चाहिए, जूता। और जूता कहां मिलेगा, रीडिंग लिसनिंग। रीडिंग लिसनिंग क्या है तुम्हारा, जूता है। इंग्लिश को पढ़ना है, सुनना है, वो जूता है, और ये क्लासरूम लेसन उसके ऊपर क्या है, पॉलिश। तो अब इंग्लिश रीडिंग कैसे करोगे, इंग्लिश लिसनिंग कैसे करोगे। अपने पसंद की कोई भी चीज, दुनिया भरा हुआ है यूट्यूब पर, हर तरह की चीज है। क्रिकेट कमेंट्री है, फिल्मी गपशप है, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे Amazon है और नेटफ्लिक्स है, उस पर इंग्लिश में बहुत सारी क्या है, सीरीज हैं। बहुत सारी हिंदी मूवीज को भी डब कर दिया गया है इंग्लिश में, वो आप देख सकते हैं। कोई कॉमिक है, कोई कार्टून चैनल है, देख सकते हो। समझ में क्या रह रहा, कुछ भी देख सकते हो। इंग्लिश के साथ जुड़ना जरूरी है, अपने पसंद की चीज ढूंढो। कोई स्पोर्ट्स का मैगजीन है उसको पढ़ो। छोटे बच्चों की सबसे अच्छा होता है नर्सरी की किताब से शुरू करना, नर्सरी, LKG UKG। इंग्लिश मीडियम वालों की हर किताब इंग्लिश में होती है। मोरल स्टोरी की किताब होती है उनकी, GK की किताब होती है, वो सब इंग्लिश में ही होती है। छोटे बच्चों की किताब छोटे मतलब सिंपल इंग्लिश में लिखी रहती है। यू शुड स्टार्ट ऑलवेज विद द सिंपल इंग्लिश। आप नर्सरी LKG क्लास 1 की किताब से शुरू करिए, फिर आप धीरे धीरे 20-25 दिन में आप अपने आप का क्या है, बढ़ते बढ़ते आगे चलेंगे, ठीक है। मैं भी आपके इस काम में हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों साथ में चलते रहना चाहिए। हम लोग जब अभी पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा सिस्टम समझा दें कि अभी आप में से अगर किसी ने मैथ्स पढ़ रखा हो, रीजनिंग पढ़ रखा हो, तो आप मैथ्स और रीजनिंग रोज आधे घंटे 40 मिनट घर पे लगाओ सवाल, ताकि जो पिछली चीजें हैं वो भूलें ना। इससे ज्यादा वक्त आपको नहीं देना। बाकी पूरा समय किसको देना है, इंग्लिश को। GS की भी क्लास चलेगी आपकी। GS इतना आसान है और राजीव सर ऐसा पढ़ाते हैं ना, आपको रीजनिंग आती होगी, लेकिन जब राजीव सर आपको सवाल कराएंगे ना तो आपके घर बाप रे फेल प्रूफ है। वो जो तरीका बताएंगे फेल प्रूफ, दुनिया का कोई सवाल नहीं है जो आप नहीं लगा पाएंगे, पहली बात। और 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में। आपको लगेगा 2 मिनट, वो बताएंगे 20 सेकंड। फर्क है ना। रीजनिंग बहुत आसान है, वो सिर्फ 40 मिनट पढ़ा देंगे आपको, 30-40 मिनट हर क्लास के एंड में, और घर पे कोई काम नहीं देंगे। आप सिर्फ वो 30-40 मिनट पढ़ाएंगे तो 2.5-3 महीने में पूरी रीजनिंग क्या हो जाएगी, खत्म। 30 में 30 करेंगे आप। मेंस के एग्जाम में 30 में 30 रीजनिंग होगा, एक भी छूटेगा नहीं। तो रीजनिंग ज्यादा वक्त लेता ही नहीं है। रीजनिंग कोई वक्त ले रहा है नहीं। आपको पूरा वक्त किसको देना है, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स है 135 मार्क्स, और इतना आसान है इंग्लिश, लूटना है पूरा। 135 में 135 आना चाहिए। समझ में क्या आ रहा है। और इंग्लिश तभी आता है जब आप इंग्लिश को क्या देते हैं, वक्त। इसीलिए हम शुरू ही किससे कर रहे हैं, इंग्लिश से। मीडियम चेंज कर देंगे आपका। आप इतना डूब जाओ इंग्लिश में, इतना समय दो इंग्लिश को। अभी घर पे जाने के बाद इंग्लिश आप बोलो, चाहे गलत बोलो। दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो अंग्रेजी सही बोलना शुरू किया। लंदन में भी जो पैदा होता है आदमी गलत बोलता है इंग्लिश। गलत बोलते बोलते क्या करता है, सही बोलता है। समझ में क्या आ रहा है। जैसे आप बंगाल जाते हैं तो बंगाली थोड़ी आता है बोलना, गलत सलत कुछ बंगला बोलते हैं ना, तो उनका जवाब देना है तो आप गलत सलत बंगला कुछ बोलते हैं, फिर धीरे धीरे आप भी सही बंगला बोलने लगते हैं। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस। ऐसे ही चीज होता है। आपको पेड़ कहना ही नहीं है, क्या बोलना है, ट्री। किताब नहीं कहना है, बुक।
शिक्षक नहीं बोलना है, टीचर। ये परिवर्तन होना चाहिए। जितना इंग्लिश आता है उतना बोलो, रीडिंग करना शुरू करो, लिसनिंग करना शुरू करो। हम जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं बहुत थोड़ी सी चीज पढ़ा रहे हैं, अभी तो हम लिखवाएंगे भी नहीं 10 दिन तक कुछ। तुमको क्या पेन यूज ही नहीं करना है, केवल क्लास में क्या करना है, बैठना है। समझ में नहीं आ रहा है? ये है। अभी आओ आपका टेलीग्राम एक ग्रुप बनाते हैं। ये ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ढूंढिए टेलीग्राम पे @सिलेक्शन बैच। नहीं नहीं नहीं, सिलेक्शन बैच 9 AM। मैंने क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको शेयर कर देते हैं जो चीज़ आपको ज्वाइन करनी है। क्या हुआ? देखो 2 चैनल्स की का लिंक मैंने भेजा है आपको। दोनों चैनल ज्वाइन करिए। अब उसमें देखिए जो रीडिंग इंग्लिश वाला चैनल है, नहीं ये मॉक टेस्ट का नहीं है, ये मेरा मेन चैनल है। इसको तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा हर तरह के नोटिस के लिए, हर तरह की चीज़ के लिए, ठीक है। 3 चैनल्स की लिंक शेयर करी है ना मैंने। अब देखो बड़ा सुलझा हुआ है ये चैनल। जैसे अगर आप रीडिंग वाली खोल के देखिए, जो रीडिंग इंग्लिश टू हिंदी है ना, अब उसमें आप देखिए क्या है कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं ना, और नीचे उनका ऑडियो है, पढ़ के मैंने समझाया हुआ है। दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, मतलब इसमें अभी बहुत हैं। अभी आप इसको फिनिश करेंगे नहीं तब तक आपके ऊपर भेज दिया जाएगा बहुत सारा, है ना। अच्छा, इससे जबरदस्त चीज है वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज, जो एडिटोरियल आधारित है, जो दूसरा चैनल है ना। उसमें क्या है, हिंदू का एडिटोरियल पहले पढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर एक वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज है, बहुत ही जबरदस्त चीज। मतलब वो, लेकिन अभी आप थोड़ा सा कठिन लगेगा आप में से ज्यादातर लोगों के लिए, तो उसका अलग चैनल शेयर करा है ना। देखा नहीं क्या तुम लोगों ने? तीनों चैनल ज्वाइन कर लो ना। तो ये अभी जो आपका ग्रुप बना है, इसमें कुछ हाय हेलो नमस्कार क्या हो कैसे हो अननेसेसरी चीज कुछ नहीं लिखना है, समझ में आ रहा ना। हाँ, इसमें सिर्फ काम की चीज लिखेंगे हम लोग बस। अभी 27 थे, 26 कैसे हो गए? कौन था भाई? कौन है पवन कुमार? पवन कुमार लेफ्ट। तो इसमें मैंने पेपर क्या शेयर कर दिया कि भाई आप देख लो कि आखिर कितना आसान होता है सीजीएल का पेपर, सीपीओ का पेपर, है ना। तो आपके रेफरेंस के लिए दे दिया, क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पहला स्टेप यही है कि उसके क्वेश्चन पेपर्स को देखना। उससे एग्जाम का डिमांड समझ में आता है कि परीक्षा की मांग क्या है। थोड़ा अपना भी असेसमेंट होता है कि मैं कितना कमजोर हूं, कितना अच्छा हूं, मुझे क्या आता है और क्या पढ़ना है क्या नहीं आता है ना। तो आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है क्या करें अब इसके लिए, बताओ ना। तो अभी जो है आज आपका रीजनिंग का क्लास चलना चाहिए, है ना। पर अभी रीजनिंग का क्लास नहीं चलेगा 10 दिन तक, ठीक है।
शुरू के 10 दिन बाद ही रीजनिंग की क्लास चलेगी। फॉर द फर्स्ट 10 days विल हैव ओनली इंग्लिश क्लासेस। ठीक, अभी ये पूरी व्यवस्था बनाने में, सबको यहाँ तक पहुंचने में अभी 10 दिन लगेंगे, है ना। फॉर मेनी रीजंस पीपल, कोई एग्जाम देने गया है, तो कोई अयोध्या धाम चला गया है, कोई किसी कंफ्यूजन में है कि नहीं। हाँ, कोई 26 जनवरी मनाएगा घर पे, फिर आएगा, है ना। देयर आर सो मेनी ना भाई। शुरुआत हम लोगों की भी क्या हो, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो शुभ शुरुआत है। हाँ, चलो, तो हम लोग जो है ना, देखो इसी से पता चल रहा है कि हमें कितना कमिटेड होना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, इट शुड नॉट अफेक्ट व्हाट वी आर डूइंग। बाहर की दुनिया में जो चल रहा है वो हमें प्रभावित न करे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने काम में क्या है, लगे रहे। ठीक है जी। तो अब जो है, अभी हमने आपको शेयर जो किया है ना, आज खूब दबा के रीडिंग, जो हम जैसे न्यूज़पेपर का आर्टिकल शेयर किए हैं, फिर उसके नीचे क्या शेयर किए हैं, ऑडियो क्लिप, उसको करो, है ना। वो जाके सुनो खूब दबा करके, है ना। ठीक है, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे।